रशिया रशिया ने अपने 90,000 ट्रूप्स को यूक्रेन के बॉर्डर पे प्लेस कर दिया है। और ऐसा कहा जाता है कि एक फुल फ्लेज वार भी फ्यूचर में हो सकता है अगर रशिया ने अपने ट्रूप्स को वहां पे मोबिलाइज किया है। तो यूएस, यूरोपियन कंट्री, उनका एक सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन है नाटो, अगर रशिया यूक्रेन पे अटैक करता है तो वो लोग रशिया के ऊपर अटैक कर देंगे। तो इस केस में रशिया यूक्रेन क्राइसिस को हम डिस्कस करेंगे। तो ये दो टॉपिक को आज हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट हम जुडिशियल रिफॉर्म से स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे कि अभी रिसेंट स्टेप सुप्रीम कोर्ट ने क्या लिया, इंडियन जुडिशियल सिस्टम प्लेस कैसे है, जुडिशरी का इंपॉर्टेंस क्या होता है। तीन ब्रांच ऑफ गवर्नमेंट होता है, वन इज एग्जीक्यूटिव, अनदर इज लेजिस्लेचर एंड थर्ड इज जुडिशरी। जुडिशरी का इंपॉर्टेंस क्या है, इंडियन जुडिशरी में फ्लॉज क्या है, क्या क्या प्रॉब्लम है, केस पेंडेंसी का प्रॉब्लम है, जजेस के वैकेंसी का प्रॉब्लम है, टाइम टेकिंग जुडिशियल प्रोसेस, अंडर ट्रायल, ये सारे प्रॉब्लम्स हैं, और क्या क्या जुडिशियल रिफॉर्म हम सजेस्ट कर सकते हैं। तो 17 जनवरी 2022 को सुप्रीम कोर्ट का ई कमेटी, ई मतलब इलेक्ट्रॉनिक, ई कमेटी चेयरपर्सन सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने दो डिजिटल सर्विस को गुजरात हाई कोर्ट के लिए इनॉग्रेट किया। और उन्होंने कहा कि फ्यूचर में इंडिया के दूसरे हाई कोर्ट में भी इसको रेप्लिकेट करेंगे। तो एक है जुडिशियल क्लॉक और दूसरा इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट ऑफ कोर्ट फीस, ये दो को इनॉग्रेट किया उन्होंने। जस्टिस क्लॉक क्या है, गुजरात हाई कोर्ट के प्रीमाइसेस में, वहां पे गुजरात हाई कोर्ट जहां पे है उसके बाजू में जो चार रास्ता है, क्रॉस रोड है, तो वहां पे एक एलईडी स्क्रीन को प्लेस करेंगे। उस एलईडी स्क्रीन के अंदर गुजरात हाई कोर्ट को लेके स्टेटिस्टिक्स होगा, कितने केसेस उसके पास आए, कितने केसेस को उसने डिस्पोज किया, अभी कितने पेंडिंग केसेस हैं, ये सारा इंफॉर्मेशन वहां पे होगा। मीन्स आप ड्राइव करके भी वहां पे जा रहे हो तो आप देख के और आपको पता चल जाएगा कि गुजरात हाई कोर्ट कैसे वर्क कर रहा है। तो जस्टिस क्लॉक वाइटल स्टेटिस्टिक्स हमें बताएगा रिगार्डिंग जस्टिस डिलीवरी सिस्टम इन गुजरात, जिससे फायदा ये होगा कि इसका आउटरीच और विजिबिलिटी इंक्रीज होगा। अभी हमारे कंट्री में एक प्रॉब्लम हम फेस कर रहे हैं, गवर्नमेंट ऐसा नहीं है कि हमारे लिए वर्क नहीं कर रही है, गवर्नमेंट वर्क कर रही है, बट गवर्नमेंट का वर्क विजिबल नहीं है। और हमें ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट कुछ काम नहीं कर रही है, गवर्नमेंट सिर्फ इलेक्शन के टाइम पे आती है, इलेक्शन के टाइम पे हमें वोट्स लेके जाती है, हमसे प्रोमिसेस करती है। गवर्नमेंट को कोई भी चेंजेस इंडिया में लेके आना है, ये एक बहुत डिफिकल्ट प्रोसेस है, एक बहुत चैलेंजिंग प्रोसेस है। हम 138 करोड़ के कंट्रीज हैं, ऐसा नहीं है कि 10 करोड़ 20 करोड़ 30 करोड़ का कंट्री है। 2020 के जून में एक फ्रेंड के साथ में डिस्कशन कर रहा था, वो न्यूजीलैंड में रहता है। तो उस समय न्यूजीलैंड कोरोना फ्री उसने अपने आप को डिक्लेयर कर दिया था। तो उसने, और न्यूजीलैंड में कहीं पे भी आप कैसे भी मूव कर सकते हो। उसके एक महीने बाद इजराइल ने अपने आप को डिक्लेयर कर दिया कि नहीं, अब हम मास्क फ्री हैं, आप मास्क नहीं पहन सकते हो। बट न्यूजीलैंड का टोटल पॉपुलेशन 45 लाख है, और आप इंडिया के एक डिस्ट्रिक्ट को देखोगे तो उसका पॉपुलेशन लगभग इतना होगा। तो हमारे पास तो ऐसे 600 प्लस डिस्ट्रिक्ट है, तो न्यूजीलैंड से कैसे हम कंपेयर कर सकते हैं। दूसरा, न्यूजीलैंड का ज्योग्राफिकल एरिया देखो, वो ज्यादा है, यानी पर कैपिटा पॉपुलेशन आप देखोगे तो इंडिया के शायद 20% भी नहीं होगा। तो न्यूजीलैंड इंडिया का कंपैरिजन हो ही नहीं सकता ना। इंडिया का कंपैरिजन सॉरी, हमें उस कंट्री के साथ करना है जिसका पॉपुलेशन डेंसिटी, जिसका सोशल कल्चरल इंडिया की तरह हो। तो इंडिया में एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये हो रहा है कि गवर्नमेंट का परसेप्शन गलत ज्यादा है, कि गवर्नमेंट कुछ भी काम नहीं करती है, कुछ भी रिफॉर्म नहीं करती है, पूरे दिन बैठी रहती है, इलेक्शन के टाइम पे वोट मांगने आती है, रिलीजन के नाम पे इलेक्शन होता है, इलेक्शन के टाइम पे दंगे होते हैं। दिस आर पार्शियली ट्रू, ऐसा नहीं है कि ये गलत है, क्योंकि जैसा उनका कंडक्ट है वैसा परसेप्शन जाता है। बट गवर्नमेंट वर्क भी करती है, गवर्नमेंट के वर्क विजिबल नहीं है। से कोर्ट में केस जाता है, 30 साल 40 साल तक केस चलता है, पर ऐसा थोड़ी है 30 साल 40 साल तक वो बैठे रहते हैं। उनके पास 3.5 करोड़ केस पेंडिंग है, तो उसके ऊपर भी वो वर्क करते हैं ना। तो इससे लोगों को पता चलेगा कि जुडिशरी वर्क क्या कर रही है, जुडिशरी वर्क कैसे करती है। वो हमें जुडिशरी के ऊपर फेथ आएगा, गवर्नमेंट विल बी विजिबल। तो डेमोक्रेसी में जितना वर्क करना इंपॉर्टेंट है, उतना ही वर्क दिखना भी इंपॉर्टेंट है, तभी जनता को ट्रस्ट आएगा। सपोज करो आपको ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट कुछ काम ही नहीं कर रही है,
से कोर्ट में कंप्लेन करेंगे तो भी क्या फर्क पड़ता है, जो कल्प्रिट है वो तो छूट जाएगा, उसके पास तो बहुत पैसा है, वो तो पावरफुल पर्सन है। एक काम करता हूं, मैं लॉ को अपने हाथ में लेता हूं और फिर मैं इसको अटैक करता हूं, मैं इसको मारता हूं। तो जब आपको कोर्ट के ऊपर से भरोसा उठ जाएगा तो आप लॉ को अपने हाथ में लोगे, आप खुद पनिश करने का ट्राई करोगे। इससे पता चलेगा कि जुडिशरी वर्क क्या करती है, किसने इसको डिजाइन किया। तो जुडिशरी ने, सुप्रीम कोर्ट ने इसको डिजाइन किया, इन हाउस है। और यहाँ पे जो डेटा डिस्प्ले होगा वो नेशनल जुडिशियल डेटा ग्रिड, वहां से इंफॉर्मेशन रियल टाइम पे आएगा कि जैसे ही कोई केस डिस्पोज हुआ तुरंत वहां पे विजिबल होगा। जस्टिस क्लॉक दो जगह पे विजिबल होगा, एक गुजरात हाई कोर्ट का जहां पे है उसके प्रीमाइसेस के आजू बाजू एलईडी स्क्रीन हम लगाएंगे, और दूसरा गुजरात हाई कोर्ट के वेबसाइट पे विजिबल होगा। तो उसके वेबसाइट पे काउंटर होगा कि कितना केस, फॉर एग्जांपल टुडे 30th ऑफ जनवरी है, 30th ऑफ जनवरी को कितने केस गुजरात हाई कोर्ट के पास आए, इसमें से गुजरात हाई कोर्ट ने कितना डिस्पोज किया, कितने केस अभी उसके पास पेंडिंग है, एक केसेस को कितने रिकॉर्ड टाइम में वो डिस्पोज करता है। तो ये उसके वेबसाइट पे भी डिस्पोज विजिबल होगा। तो उसको वर्चुअल जस्टिस क्लॉक कहते हैं। तो दो जगह पे, एक गुजरात हाई कोर्ट के वेबसाइट पे और दूसरा वहां पे एलईडी स्क्रीन हमने लगाया हुआ है। इस डेटा को हम डिस्ट्रिक्ट वाइज डेटा भी रखेंगे कि डिस्ट्रिक्ट 1 उसमें से कितने केस आए, डिस्ट्रिक्ट 2 उसमें से कितना केस आया, और इसको फ्यूचर में हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, इंडिया के सारे हाई कोर्ट, वहां पे भी इसको रेप्लिकेट करेंगे। तो ये जस्टिस क्लॉक है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? तो इससे एक्सेसिबिलिटी इंक्रीज होगा और इससे ट्रांसपेरेंसी इंक्रीज होगा। फॉर एग्जांपल, कोर्ट कुछ काम कर रहा है, हमें पता ही नहीं है कि कोर्ट काम क्या कर रहा है, तो हम कैसे कोर्ट को करेक्ट कर पाएंगे? कोर्ट कुछ काम कर रहा है, हमें पता चला कि अच्छा ये कोर्ट काम कर रहा है, नहीं इसमें तो प्रॉब्लम है, हम सजेस्ट कर पाएंगे कि सर आप ये वाले स्टेप मत लो, इसमें बहुत प्रॉब्लम है। तो जनता जब गवर्नमेंट के वर्क को समझेगी तभी तो वो सजेस्ट कर पाएगी ना कि आप राइट अप्रोच है, रॉन्ग अप्रोच है, आपको इसको कैसे ठीक करना चाहिए। तो इससे ट्रांसपेरेंसी आएगा एंड गवर्नमेंट के ऊपर ट्रस्ट आएगा लोगों को। एथिक्स में हम आगे देखेंगे, जितना ज्यादा ट्रांसपेरेंसी हम गवर्नमेंट में लेके आते हैं, गवर्नमेंट उतना ही रिस्पॉन्सिव हो जाता है, गवर्नमेंट को उतना ही पता चलता है कि लोगों के लिए क्या काम करना है, कैसे काम करना है। दूसरा ई कोर्ट फीस है। सपोज अभी मुझे हाई कोर्ट में फीस पे करना है, तो कैश से हम पे कर सकते हैं जो फिजिकल है। सपोज करो, एक मैं एग्जांपल बताता हूँ। अभी एक अभी मैं सीरीज देख रहा था 2 दिन पहले। उस सीरीज में कोरोना वायरस के टाइम पे जब कोरोना स्प्रेड हुआ था तो डिफरेंट डिफरेंट लोगों का क्या कंडीशन है, माइग्रेंट वर्कर का क्या कंडीशन है, गवर्नमेंट सर्वेंट का उस समय क्या कंडीशन है, जो लोग क्रीमेटोरियम में हैं शमशान घाट में वर्क करते हैं उनका क्या कंडीशन है, जो लोग मिडिल क्लास हैं जिनकी जॉब चली गई उनका क्या कंडीशन है, इन सबको वहां पे डिस्प्ले किया है। तो उसमें एक स्टोरी था गवर्नमेंट सर्वेंट के बारे में कि गवर्नमेंट के टीचर हैं, गवर्नमेंट के दूसरे सर्वेंट हैं, उनको कोरोना के डिफरेंट डिफरेंट ड्यूटी में लगा दिया गया। किसी को टेस्टिंग के लिए भेजा गया, किसी को डेटा कलेक्ट करने के लिए भेजा गया, किसी को कहा गया कि ये कोरोना का हेल्पलाइन है, यहाँ पे आपको फोन आएगा तो आपको बताना है कि अच्छा कितने आईसीयू के बेड अवेलेबल हैं, कितने कौन से हॉस्पिटल में जगह है, और वहां पे पेशेंट को शिफ्ट करना है। तो ये स्टोरी था मुंबई का। तो एक कॉलर का फोन आया और उस समय सिस्टम में भी कुछ प्रॉब्लम था, और दूसरा वो लेडी उस कॉलर को जानती भी थी, तो पर्सनली उनके साथ इमोशन अटैच था। तो उन्होंने उसको कहा कि एक काम करो, आप यहाँ पे कॉल कर करके बार बार डिस्टर्ब मत करो कि आपको कौन सा आईसीयू बेड चाहिए, क्या चाहिए, आप मेरा पर्सनल नंबर ले लो। तो फिर बाद में जब इन्वेस्टिगेशन हुआ तो उनसे पूछा गया कि आपने अपना पर्सनल नंबर क्यों लिया। तो फिर इसको और इन्वेस्टिगेशन हुआ तो इसमें ये पता चला कि लोग क्या करते हैं कि पर्सनल नंबर अपना कॉलर को देते थे, फिर कॉलर को कहते थे कि आपको मुझे इतने पैसे देने पड़ेंगे तब मैं आपको आईसीयू बेड प्रोवाइड करूंगा, तब मैं आपको हॉस्पिटल में सीट प्रोवाइड करूंगा, जबकि ये फ्री ऑफ कॉस्ट था। तो जो मिडिल मैन है वो पैसे ले लेते थे। तो उनसे पूछा गया कि आपने अपना पर्सनल नंबर दिया, उसमें से क्या आपने उनसे पैसे डिमांड किए? कॉलर से पूछा गया कि क्या इन्होंने आपसे पैसे डिमांड किए? तो उन्होंने क्या डिनाई किया कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं था, और ये फिर केस खत्म हो गया। तो अब जैसे कि फिजिकल अगर मैं मनी पे करूंगा कोर्ट में, तो चांसेस ये है कि सपोज 100 रुपीज है, वो मेरे से डिमांड करेगा 110 रुपए दो, 120 रुपए दो। आप वहां पे अर्जेंट में हो तो आपको तो पे करना पड़ेगा।
सपोज करो 98 रुपीज हुआ और आपने 100 रुपीज का नोट दिया, और वो 2 रुपीज आपको चेंज नहीं देगा, वो कहेगा कि चेंज नहीं है, चलो बाद में आना, अब जल्दी जल्दी में वो छोड़ जाने दो, है ना, इसको लेट गो करना। तो यहाँ पे हमने ई कोर्ट फी सिस्टम स्टार्ट किया। ये क्यों स्टार्ट हुआ था? जब कोरोना वायरस का स्प्रेड हुआ तो जुडिशियल स्टैंप हमें परचेज करना था। तो जुडिशियल स्टैंप परचेज करेंगे तो कैश देके फिजिकल कॉपी परचेज करेंगे, तो उसमें प्रॉब्लम ये होता था कि फिजिकल कांटेक्ट होता था, तो फिजिकल कांटेक्ट की वजह से चांसेस है वायरस का स्प्रेड होगा। तो उस समय हमने ऑनलाइन पेमेंट को स्टार्ट किया, और अब फिर हम इसको कंटिन्यू कर रहे हैं। इसको फिर फी कलेक्शन को हमने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, तालुका कोर्ट दोनों पे हमने इसको एक्सपांड कर दिया। इसको डिजाइन किया है स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, गुजरात गवर्नमेंट का ऑर्गेनाइजेशन है, उसने इसको डिजाइन किया है। ये दो नए इनिशिएटिव हमने अभी लिया था, एक ई कोर्ट फी कलेक्ट करना और दूसरा जुडिशियल क्लॉक का। क्यों इनिशिएटिव लेके आए? इससे ट्रांसपेरेंसी और ओपननेस आएगा हमारे कोर्ट सिस्टम में, और लोगों को पता चलेगा हमारा जुडिशरी कैसे फंक्शन करता है, हमारे जजेस का कंडक्ट कैसा है। से फॉर एग्जांपल एक जजेस हैं, उन्होंने इतने सारे केसेस को डिस्पोज किया। एक्स जजेस हैं, उन्होंने इतने सारे केसेस को डिस्पोज किया। वाई जजेस हैं, वो बहुत स्लो जा रहे हैं, वो एफिशिएंट नहीं है। जनता को पता चलेगा और जनता फिर उनको रिव्यू करेगी, तो इससे हमें पता चलेगा कोर्ट कैसे वर्क करता है। एक और चीज, गुजरात हाई कोर्ट में अभी प्रोसीडिंग हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट में भी प्रोसीडिंग हो रहा है। आपको ये प्रोसीडिंग को अटेंड करना है। से इमेजिन करो कि ये कोर्ट का प्रीमाइसेस है और यहाँ पे किसी केस का हियरिंग हो रहा है, आपको अटेंड करना है, बट वहां पे सीट तो लिमिटेड होगा ना, सब लोग तो अटेंड कर नहीं पाएंगे। क्यों नहीं इसके प्रोसीडिंग का मैं लाइव स्ट्रीमिंग करूं, और लाइव स्ट्रीमिंग करके आप अपने मोबाइल पे, आप अपने टैबलेट पे, आप अपने लैपटॉप पे, आप अपने टीवी पे देख सकते हो। जब पार्लियामेंट का लाइव प्रोसीडिंग होता है, और हमारे पास संसद टीवी है, पहले लोकसभा राज्यसभा टीवी था, तो कोर्ट का लाइव प्रोसीडिंग क्यों नहीं हो सकता? हर एक स्टेट असेंबली का लाइव प्रोसीडिंग होता है, तो इसको आप देख सकते हो। आप ड्राइव करते हो देख सकते हो, अपने घर में बैठ के देख सकते हो, अपने ऑफिस में देख सकते हो, आप अपने कन्वीनियंस के हिसाब से देख सकते हो, जब आपको ठीक लगता है। तो गुजरात हाई कोर्ट का एक और इनिशिएटिव था, और वो इनिशिएटिव ये था कि कोर्ट रूम सारे डिवाइस पे लेके आया जाए, कि लोग अपने घर में बैठ के और देख पाए कि कोर्ट का प्रोसीडिंग क्या हो रहा है, और जिससे उनको पता चले कि कोर्ट क्या काम कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल उनके साथ ऐसा कुछ क्राइम हुआ, वो कैसे कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं, जिससे लोगों के अंदर लीगल अवेयरनेस आएगा। कितने लोगों के अंदर लीगल अवेयरनेस आता भी नहीं है। एक मैं एग्जाम्पल आपको बताता हूँ। अभी दो लॉयर ने दिल्ली हाई कोर्ट में उन्होंने एक पटिशन डाला है मैरिटल रेप को लेके। अब अभी तक ऐसा था कि ब्रिटिशर ने जो इंडिया में रूल बनाया था, उसके अकॉर्डिंग कि जब मैरिज होता है तो वाइफ ने अपना कंसेंट दे दिया है हस्बैंड को इन एवरी वे, तो उसके अंदर सेक्सुअल कंसेंट भी आ जाता है। तो रिपीटेडली यू डू नॉट हैव टू आस्क फॉर द कंसेंट। पर बहुत लोगों ने कहा कि नहीं, ये तो ठीक नहीं है, वेदर आप किसी के साथ भी सेक्सुअल रिलेशन में आप एंटर हो तो यू नीड कंसेंट। विदाउट कंसेंट तो आप जा नहीं सकते हैं। मैरिज हुआ है तो ये तो एक जनरल सा कंसेंट है, ऐसा थोड़ी है कि कंसेंट इन एवरी स्फीयर। तो अब लोगों ने हाईकोर्ट में गए हैं, अब हाईकोर्ट इसका हियरिंग करेगा। तो एक तरफ आप देखो कि सोसाइटी का अंडरस्टैंडिंग कुछ और होता है चीजों के बारे में, और जब कोर्ट में ये जाता है, कोर्ट में जब इंटरप्रिटेशन होता है तो इसका डिफरेंट अंडरस्टैंडिंग होता है। तो हमारे अंदर जब लीगल अंडरस्टैंडिंग होगा तब हम चीजों को अच्छे से समझ पाएंगे कि हमारे साथ कुछ वोलेशन हुआ, हमारे साथ कुछ गलत हुआ, उसका एक्शन हम कैसे ले पाएंगे। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ जब उन्होंने इनॉग्रेट किया था तब उन्होंने कहा था कि ये जस्टिस क्लॉक हम क्यों इनॉग्रेट कर रहे हैं, उसका पर्पस क्या है। तो उन्होंने कहा था कि लेट देयर बी नो डाउट अबाउट इट दैट ऑल दिस मेजर आर नाउ ब्रिंगिंग फोकस ऑन जजेस। अभी जुडिशरी में लास्ट 10 ईयर में 2 रिफॉर्म अटेम्प्ट किए गए। एक रिफॉर्म था नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन,
दूसरा रिफॉर्म था जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी बिल। और नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, ये क्या था? अभी तक सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जजेस का अपॉइंटमेंट कैसा होता है, हाई कोर्ट के जजेस का ट्रांसफर कैसे होता है, हाई कोर्ट के जजेस सुप्रीम कोर्ट में प्रमोट कैसे होते हैं। तो एक कोलिजियम सिस्टम है सुप्रीम कोर्ट में, 4 सीनियर मोस्ट जज प्लस चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, वो लोग प्रेसिडेंट को रिकमेंड करेंगे और प्रेसिडेंट अकॉर्डिंगली वर्क करेंगे। इसमें कहा गया कि जुडिशियल अपॉइंटमेंट में सिर्फ जुडिशरी ही क्यों इन्वॉल्व है, उसमें एग्जीक्यूटिव, उसमें लेजिस्लेचर, उनका भी इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। तो इसके लिए गवर्नमेंट नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन लेके आ गई, क्योंकि इसके अंदर एग्जीक्यूटिव का भी रोल होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि, और ये 2013 में आया, और 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, एग्जीक्यूटिव का कोई रोल नहीं हो सकता, क्योंकि जुडिशियल इंडिपेंडेंस हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक फीचर है और इसमें एग्जीक्यूटिव तो इंटरफियर कर ही नहीं सकता। और आर्टिकल 368 के अंदर हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज कर सकते हैं, हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर वो चेंजेस नहीं कर सकते हैं जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक फीचर को अफेक्ट करें। तो जुडिशियल इंडिपेंडेंस तो बेसिक फीचर है, तो उसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं, तो ये फिर कैंसिल हुआ। दूसरा, अभी प्राइम मिनिस्टर हैं, 2024 में जब वो आपके पास आएंगे तो आप उनको पूछोगे कि सर आपने 2019 से 2024 के बीच में क्या काम किया, आप मुझे बताओ। आपको कन्विंसिंग लगेगा तो आप उनको वोट करोगे, नहीं कन्विंसिंग लगेगा तो आप किसी और को वोट करोगे। पॉलिटिशियन का एवरी 5 ईयर इवेल्युएशन होता है। से कोई डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है, उसका इवेल्युएशन उसका मिनिस्टर कर रहा है, कोई पुलिस कमिश्नर है, उसका इवेल्युएशन उनके मिनिस्टर कर रहे हैं। तो जब सबका इवेल्युएशन हो रहा है, सबका आंसरेबिलिटी है, सबका अकाउंटेबिलिटी है, तो जजेस का अकाउंटेबिलिटी क्यों नहीं है? जजेस ने कोई गलत जजमेंट दे दिया, फॉर एग्जाम्पल अयोध्या डिस्प्यूट के लिए बेंच बैठा है और एक जज ने कहा कि नहीं नहीं मुझे इस बेंच में बैठना नहीं है, या फिर सेक्शन 377 होमोसेक्सुअलिटी को क्रिमिनलाइज डिक्रिमिनलाइज करने के लिए बेंच बैठा है, जज बोल रहा है कि मुझे नहीं बैठना है। ये ऐसा हो गया कि सपोज करो मैं ऐसा कहूंगा कि नहीं नहीं अभी मुझे नहीं आना यहाँ पे, मुझे लेक्चर ही नहीं लेना, तो ये तो नहीं चलेगा ना, कि जो मेरा ड्यूटी है वो तो मुझे परफॉर्म करना पड़ेगा। या प्राइम मिनिस्टर कहेंगे कि नहीं नहीं ये 4 फंक्शन है मेरे, उसमें से एक फंक्शन मुझे परफॉर्म नहीं करना, वो लिबर्टी नहीं है, वो प्राइम मिनिस्टर है तो उनको तो करना ही पड़ेगा। तो जजेस ऐसे कैसे अपने आप को रेस्क्यू कर सकते हैं? तो जजेस क्या करते हैं कि जो सेंसिटिव टॉपिक है उससे अपने आप को रेस्क्यू कर लेते हैं। जुडिशरी के अंदर करप्शन है, कोई गलत जजमेंट उन्होंने दे दिया, तो उनका भी तो आंसरेबिलिटी होना चाहिए ना, उन्होंने कुछ गलत काम किया है, उनसे कुछ लैप्स हुए हैं, कौन आंसरेबल होगा? तो उसके लिए जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी बिल आया, लेकिन ये भी अभी तक पार्लियामेंट से पास नहीं हुआ। तो जुडिशरी को हमें कैसे भी करके आंसरेबल बनाना है ना, कि हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं जहां पे जनता जुडिशरी से भी क्वेश्चन पूछ सकता है अगर वो कुछ गलत काम कर रहे हैं। 30 ईयर 40 ईयर तक अगर मेरा कोई केस चल रहा है तो मैं जुडिशरी से क्वेश्चन पूछूंगा ना, सर क्यों चल रहा है मेरा केस? तो यहाँ पे जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि लेट देयर बी नो डाउट दैट about it that all these measures are now bringing focus on judges, how we conduct ourselves, how long we sit in the court, seriousness with which court are handled and cases are conducted, courtesy which judges show to the member of bar and litigant, and particularly those lawyer who are not among higher echelon in the hierarchy of bar, जो नॉन लॉयर नहीं है उनको कितना रिस्पेक्ट किया जाता है। तो ये इन्होंने कहा। तो जजेस के कंडक्ट के ऊपर अब फोकस आएगा कि साल में कितने दिन तक आप काम कर रहे हो, एक दिन में कितने केसेस डिस्पोज कर रहे हो। नहीं, ये हाई कोर्ट तो सबसे एफिशिएंट है, ये हाई कोर्ट सबसे इनएफिशिएंट है, अभी इसी हाई कोर्ट में हमें वर्क करना है, इसलिए इनिशिएटिव लेके आए। इसको लेके क्रिटिसिज्म क्या है? तो एक क्रिटिसिज्म है कि इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट को लेके तो सब लोगों ने सपोर्ट किया कि चलो ये बहुत अच्छा आइडिया है, इससे थोड़ा बहुत करप्शन भी रुकेगा, प्रोसेस थोड़ा फास्ट भी होगा। लेकिन जुडिशियल क्लॉक को लेके कुछ लोगों का एप्रीहेंशन है। तो अब जैसे गुजरात हाई कोर्ट एडवोकेट एसोसिएशन के जो प्रेसिडेंट है असीम पंड्या, उन्होंने ये कहा कि कोर्ट का पर्पस क्या होना चाहिए, जस्टिस डिलीवर करना। से कोर्ट के पास कोई केस आया 5 साल 10 साल 20 साल, उसमें वो जस्टिस डिलीवर करें
उसका पर्पस ये नहीं होना चाहिए केसेस को डिस्पोज करे, केसेस को खत्म करे। फॉर एग्जाम्पल, अभी जैसे मेरे को लेक्चर को 1 आवर में खत्म करना है, मैं टाइम लिमिट ऐसे नहीं रखूं, मैं ये सोचूं कि लेक्चर को मुझे तब तक खत्म करना है जब तक आप कन्विंस ना हो जाओ, जब तक ये टॉपिक आप समझ में ना आ जाए। सेकेंड वाला अप्रोच ज्यादा बेटर होगा। तो इन्होंने कहा कि डिस्पोजल के चक्कर में जस्टिस सेक्रीफाइस नहीं होना चाहिए। कोर्ट का काम है जस्टिस डिलीवर करना, कोर्ट का काम ये नहीं है केसेस को डिस्पोज करना। ये इनका एप्रीहेंशन था, और इन्होंने कहा कि हम किस चीज को डिस्पोज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपके घर में जो वेस्ट है आप उसी को डिस्पोज करते हो ना, जो अनवांटेड चीज है उसको डिस्पोज करते हो। तो केसेस कोई अनवांटेड चीज है तो है नहीं कि उसको जल्दी जल्दी डिस्पोज करना है, हमें वहां पे जस्टिस डिलीवर करना है। तो ये इनका एप्रीहेंशन है। नाउ इंडियन जुडिशियल सिस्टम प्लेस कैसे है? इंडिया में गवर्नमेंट 3 लेवल पे है। लेवल 1 यूनियन गवर्नमेंट है और सेंट्रल गवर्नमेंट है। लेवल 2 स्टेट गवर्नमेंट है एंड लेवल 3 लोकल गवर्नमेंट है। लोकल गवर्नमेंट 2 जगह पे होता है, एक होता है रूरल एरिया में और दूसरा होता है अर्बन एरिया में। रूरल एरिया में पंचायत है, अर्बन एरिया में म्युनिसिपैलिटी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है। गवर्नमेंट के 3 ब्रांच होते हैं। एक है एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव का काम होता है टू एग्जीक्यूट, मीन्स टू इम्प्लीमेंट। लेजिस्लेचर का काम होता है टू मेक लॉ और जुडिशरी का काम होता है टू सॉल्व कन्फ्लिक्ट, टू सॉल्व डिस्प्यूट। ये इसका काम होता है। एग्जीक्यूटिव यूनियन लेवल पे है, स्टेट लेवल पे है, लोकल लेवल पे है। लेजिस्लेचर भी यूनियन स्टेट लोकल लेवल पे है। अभी हम जुडिशरी में इंटरेस्टेड हैं। तो जुडिशरी आप यूनियन लेवल पे देखोगे तो सुप्रीम कोर्ट है, स्टेट लेवल पे देखोगे तो हाई कोर्ट है, दिल्ली में दिल्ली हाई कोर्ट, गुजरात में गुजरात हाई कोर्ट, और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे देखोगे तो सबऑर्डिनेट कोर्ट है। सबऑर्डिनेट कोर्ट में भी 2 टाइप का कोर्ट होता है, एक सिविल कोर्ट होता है सिविल मैटर के लिए, एक क्रिमिनल कोर्ट होता है क्रिमिनल मैटर के लिए। इंडिया में गवर्नमेंट का डिस्ट्रीब्यूशन हॉरिजॉन्टल वे में भी है, गवर्नमेंट का डिस्ट्रीब्यूशन वर्टिकल वे में भी है, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन है। जुडिशरी का इंपॉर्टेंस क्या है? रूल ऑफ लॉ को प्रोटेक्ट करता है जुडिशरी। रूल ऑफ लॉ का मतलब कानून का राज, सब कुछ लॉ के अकॉर्डिंग हो। फॉर एग्जाम्पल, आप अभी मास्क नहीं पहन रहे हो, पुलिस वाले ने आपको फाइन किया से 2000 रुपीज, चलेगा। पुलिस वाले ने आपको 2 लाख रुपीज फाइन किया और पुलिस वाले ने कहा कि मास्क नहीं पहना है, 2 लाख रुपए देना पड़ेगा। आप कहोगे पैसे नहीं है, पुलिस वाला कहेगा जाओ अपना किडनी बेच के आओ और फाइन को पे करो, है ना। आप कोर्ट में जाओगे कि 2 लाख का फाइन तो बहुत ज्यादा है, मतलब इतना तो नहीं होना चाहिए, ये कोई उतना बड़ा मिस्टेक तो मैंने किया नहीं है, छोटा सा ही मिस्टेक किया है। तो कोर्ट कहेगा कि यस करेक्ट है, इतना ज्यादा फाइन तो होना नहीं चाहिए। फाइन अप टू सम लिमिट तक चलेगा, बियॉन्ड सम लिमिट के थोड़ी चलेगा। से गुजरात में अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन प्लस 6 अदर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, उन्होंने इन द मंथ ऑफ नवंबर डिसाइड किया कि नॉनवेज के जो कार्ट होते हैं, स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं, उनको पब्लिक प्लेसेस पे हम अलाउ नहीं करेंगे। और वो लोग फिर गुजरात हाई कोर्ट में गए। गुजरात हाई कोर्ट ने कहा कि आप किसी के फूड हैबिट पे रिस्ट्रिक्शन इंपोज नहीं कर सकते हैं, वैलिड ग्राउंड होना चाहिए रिस्ट्रिक्शन इंपोज करने के लिए। अगर ट्रैफिक, और अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का जस्टिफिकेशन था कि ट्रैफिक का प्रॉब्लम हो रहा था, इसलिए हम उनको रिस्ट्रिक्ट कर रहे थे। तो क्या वेजिटेरियन कार्ट से ट्रैफिक का प्रॉब्लम नहीं होता है? तो कोर्ट, गुजरात हाई कोर्ट ने अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को कहा कि आपका जो ग्राउंड है वो भी वैलिड नहीं है जिसके लिए आप यहाँ पे आए हो, और फिर उन्होंने ये रिस्ट्रिक्शन को हटा दिया। तो इंडिया में लॉ के अकॉर्डिंग काम होना चाहिए, हैपेजार्ड वे में कोई काम नहीं होना चाहिए, जिसके मर्जी में जो आया वो काम कर रहा है, वैसे नहीं होगा। और सुप्रीमेसी ऑफ लॉ होना चाहिए। अल्टीमेट हमारे लिए लॉ बुक क्या है? दैट इज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। सो इंडिया शुड वर्क अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन। दूसरा, हमें इंडिविजुअल के राइट्स को सेफगार्ड करना है। अभी मैरिटल रेप ये हाई कोर्ट में गया, तो वहां पे सबसे पहले कहा गया कि ये राइट टू फ्रीडम के अगेंस्ट है, ये राइट टू डिग्निटी के अगेंस्ट है। आपको किसी के साथ सेक्सुअली
सॉरी, आपको किसी के साथ सेक्सुअली इन्वॉल्व होना है, ये आपकी मर्जी है। बिना आपकी मर्जी से कैसे कोई कर सकता है? सेक्शन 377 जब होमोसेक्सुअलिटी को डिक्रिमिनलाइज किया गया, तभी भी कोर्ट ने ऐसा ही कहा कि किसी का प्रेफरेंस मेल है, किसी का फीमेल है, वो इंडिविजुअल का प्रेफरेंस है। गवर्नमेंट कोई नहीं होता जो किसी के ऊपर रिस्ट्रिक्शन इंपोज करे। तो उसके बाद होमोसेक्सुअलिटी को हमने डिक्रिमिनलाइज किया। पहले ये क्रिमिनल ऑफेंस था, फिर हमने डिक्रिमिनलाइज किया। तो अल्टीमेट रूल बुक इंडिया में क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन है। कॉन्स्टिट्यूशन हमें कुछ राइट्स देता है, इंडिया की तरफ हमारी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये कौन डिटरमाइन करेगा? ये कोर्ट डिटरमाइन करेगा कि क्या क्या राइट्स हमें मिलना चाहिए, क्या क्या राइट हमें नहीं मिलना चाहिए। सेम मैं ऐसा कहूंगा कि राइट टू फ्रीडम है। मैं जहां पे चाहूं मूव कर सकता हूं, मैं जहां पे चाहूं जाके जॉब कर सकता हूं, मैं जहां पे चाहूं जाके रह सकता हूं, है जो भी चाहूं बोल सकता हूं। लेकिन जब लॉकडाउन गवर्नमेंट ने इम्पोज किया कोरोना वायरस को कंट्रोल करने के लिए, तब मैं मेरा राइट टू फ्रीडम रेस्ट्रिक्ट हो गया ना। तब मैं कोर्ट को थोड़ी कहूंगा कि देखो मेरे को मूव करना है बट ये लोग मुझे मूव नहीं करने दे रहे हैं। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम चलेगा, क्योंकि वो रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन था, वो हैपेजार्ड रेस्ट्रिक्शन नहीं था। डिस्प्यूट का सेटलमेंट है। कोर्ट एक बड़ा डिस्प्यूट सेटलमेंट अथॉरिटी है, जहां पे वो दोनों पार्टी को सुनता है, पार्टी को सुनने के बाद न्यूट्रल वे में डिस्पोज को सेटल करता है, फेयर वे में डिस्पोज को सेटल करता है। कोर्ट इंश्योर करता है कि इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री ही रहे, कोई इंडिविजुअल या ग्रुप इंडिया में डिक्टेटर ना बन जाए। जैसे मेजोरिटी कम्युनिटी माइनॉरिटी कम्युनिटी को ना डराए। अब मेजोरिटी हो सकता है जेंडर के वे में हो सकता है, मेजोरिटी रिलीजन के वे में हो सकता है, कास्ट के वे में हो सकता है, रेस के वे में हो सकता है, लैंग्वेज के वे में हो सकता है। तो मेजोरिटी माइनॉरिटी को डराए नहीं। दूसरा, कोई इंडिविजुअल वो डिक्टेटर की तरह बिहेव ना करे। डिक्टेटर मतलब वो अपने टर्म्स को डिक्टेट करता है और वो हार्श वे में, स्ट्रिक्ट वे में डील करता है। क्राइम को प्रिवेंट करता है बाय सर्विंग पनिशमेंट एज ए डिटरेंट। सपोज करो कि कोई क्राइम हो रहा है, आपने क्राइम किया है, कोर्ट आपको पनिश करेगा। तो पनिशमेंट करने का पर्पस क्या होता है? उसका पर्पस होता है रिफॉर्मेशन, कि आपको रियलाइज हो कि आपने गलती किया है और गलती करने के बाद आप चेंज हो जाएं। जेल एक पनिशमेंट का सेंटर नहीं है, जेल एक रिफॉर्मेशन का सेंटर है, जहां पे आपको रिग्रेट हो कि आपने जो क्राइम किया है और क्राइम करने के बाद आप सुधर जाओ। दूसरा है आपको कोर्ट ने पनिशमेंट दिया और जो लोग आपको देख रहे हैं कि अरे यार देखो इसने ये क्राइम किया, इसको पनिशमेंट मिला, नहीं नहीं हमें क्राइम नहीं करना चाहिए, हम करेंगे तो हमें भी पनिशमेंट मिलेगा। तो बाकी लोगों के लिए ये डिटरेंट की तरह वर्क करता है। डिटरेंट मतलब लोगों के लिए एक एग्जाम्पल की तरह सेट करता है कि हमें क्राइम नहीं करना चाहिए, अगर हम क्राइम करेंगे तो हमें भी पनिशमेंट मिलेगा। तो पनिशमेंट का दो पर्पस है, एक रिफॉर्मेशन है और दूसरा डिटरेंट है। से जुडिशरी गवर्नमेंट को चेक में रखता है। जैसे 2015-16 में गवर्नमेंट के पास राज्यसभा में मेजोरिटी नहीं था, तो गवर्नमेंट सारे बिल को मनी बिल की तरह प्रेजेंट करती थी, मोस्ट ऑफ द बिल को, ताकि मनी बिल में लोकसभा के पास ज्यादा पावर है, राज्यसभा के पास तो लिमिटेड पावर है। तो यहाँ पे कोर्ट ने गवर्नमेंट को कहा कि आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। ट्रिपल तलाक है या शबरीमाला टेम्पल है, उसमें फीमेल को एंटर नहीं होने देते हैं, तो उसको लेके कोर्ट का जजमेंट आया कि नहीं नहीं आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, और ट्रिपल तलाक है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल थिंग है। शबरीमाला टेम्पल में आप फीमेल्स को अलाउ कर सकते हैं। कोई बिजनेसमैन है वो गलत तरीके से प्रैक्टिसेस कर रहा है, या सोसाइटी है, सोसाइटी ठीक से वर्क नहीं कर रही है, किसी के साथ अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस कर रही है, किसी के साथ डोमेस्टिक वायलेंस कर रही है, तो सबको ऑर्डर में रखने की रिस्पॉन्सिबिलिटी जुडिशरी के पास है। गवर्नमेंट, रिलीजन, बिजनेस, सोसाइटी, उसको ऑर्डर में रखना। अगर कोई गलत काम कर रहा है उसको चेक करो, उसको पनिश करो। तो इसलिए जुडिशरी इंपॉर्टेंट है। जुडिशरी में फ्लॉज क्या क्या हैं? तो आप अगर देखोगे कि इंडियन कोर्ट में केस पेंडेंसी एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। अभी इंडियन कोर्ट में आप देखोगे तो 3.5 करोड़ केसेस पेंडिंग है। ये सारे केसेस को डिस्पोज करने के लिए एडिशनल हमें 300+ ईयर्स चाहिए, तब ये केसेस डिस्पोज होगा। जिस पेस में हमारा जुडिशरी चल रहा है, तो कितना वर्कलोड है उनके पास। अगर केसेस को हम देखें
तो 2017 का डेटा है, सुप्रीम कोर्ट में 54,000 केसेस पेंडिंग है। हाई कोर्ट में आप देखोगे तो 43 लाख केसेस पेंडिंग है, एंड सबऑर्डिनेट कोर्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में देखोगे तो 3 करोड़ केस पेंडिंग है। तो सबको ऐड करो तो समवेयर अराउंड 3.5 करोड़ केसेस पेंडिंग है हमारे पास। हाँ, नहीं, इसके लिए एग्जामिनेशन होता है। एक होता है जुडिशियल सर्विस, मेरे को उसका नाम तो याद नहीं उस सर्विस का सर। यूपीपीसीएस जेस ऐसे होता है सर। हाँ, मतलब ये सेंट्रल गवर्नमेंट होता है शायद, इंडियन जुडिशियल सर्विस या कुछ ऐसा सर्विस है, मेरे को नाम नहीं रिकलेक्ट कर पा रहा हूँ। तो उससे डिस्ट्रिक्ट जजेस का रिक्रूटमेंट होता है। और लेकिन अब देखो कि आप सपोज करो हमें 1,000 जजेस का रिक्वायरमेंट है, ये आगे मैं आपको बताता हूँ, बट गवर्नमेंट अभी 100 को ही रिक्रूट कर पा रही है। तो आप कहोगे कि 100 को ही क्यों रिक्रूट कर पा रही है, 1,000 को करे। लेकिन 1,000 को सैलरी भी तो देना पड़ेगा ना, उतना मनी भी तो हमारे पास होना चाहिए। अब आप जजेस को रिक्रूट करोगे तो पुलिस को क्यों नहीं फुल वैकेंसी, पुलिस को करोगे तो टीचर को क्यों नहीं, डॉक्टर्स को क्यों नहीं। तो सारे वैकेंसी को फिल करेंगे तो हमारा मनी कितना चला जाएगा। तो ये एक लिमिटेशन है, डेट्स वाई हम नहीं करते हैं। डेट्स वाई अभी देखना कि हमें अराउंड 50 जज पर मिलियन चाहिए इंडिया के पॉपुलेशन को देख के, बट हमारे पास समवेयर 18 जज पर मिलियन है। तो जितना हमें चाहिए तो उसके 36% ही है। बाकी अभी हमारा स्ट्रेंथ ही बहुत कम है, तो इसलिए हम फिल नहीं कर पाते हैं। ओके, दूसरा आप जज पॉपुलेशन रेशियो देखो, तो हमें 50 जज पर मिलियन पॉपुलेशन चाहिए, ये हमारा ऑप्टिमल रेशियो है। और ये 1987 में लॉ कमीशन ने रिकमेंड किया था। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस कहा कि ये करेक्ट है, और उसके बाद स्टैंडिंग कमेटी ऑफ होम अफेयर्स पार्लियामेंट में 2002 में उन्होंने भी कहा कि इंडिया को 50 जज पर मिलियन चाहिए। अभी अगर हम प्रेजेंट देखते हैं 2020 में, तो वी हैव 21 जजेस पर मिलियन पॉपुलेशन। और माइंडेड ये रिकमेंडेशन था 1987 का रिकमेंडेशन। 1987 में वर्ल्ड का पॉपुलेशन शायद 5 बिलियन पॉपुलेशन था। आज वर्ल्ड का पॉपुलेशन हो गया है 7.5 बिलियन, यानी 50% वर्ल्ड का पॉपुलेशन राइज हुआ है। इंडिया का पॉपुलेशन भी 50-60 करोड़ राइज हुआ होगा। तो उस टाइम से अभी अगर कंपेयर करें तो अराउंड हमें 70 to 80 जजेस चाहिए पर मिलियन ऑफ पॉपुलेशन, बट हमारे पास उसका 1/4 है, 21 जजेस पर मिलियन पॉपुलेशन है। तो ये एक प्रॉब्लमेटिक पार्ट है कि कम जजेस ही हैं हमारे पास। दूसरा है, आप सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जजेस को देखोगे तो वो क्वालिफाइड हैं, बट आप डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जजेस को देखोगे तो वो उतने क्वालिफाइड नहीं होते हैं। तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जितने भी केसेस का जजमेंट आता है वो सब हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में अपील जाता है, और हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के ऊपर और बर्डन आ जाता है। तो हमें अगर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ही अगर प्रॉपर जजेस को रखें तो लोग वहीं पे सेटिस्फाई हो जाएंगे। से 10 जजमेंट आया तो उसमें से 2 लोग ही अपील करेंगे, 8 लोग अपील नहीं करेंगे। तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी हमें कैपेसिटी में, एक और हमारे गवर्नेंस में प्रॉब्लम ये होता है, सपोज आप पुलिस स्टेशन में जाओ, एक आईपीएस ऑफिसर से आप बात करोगे तो आपको लगेगा कि इनका कम्युनिकेशन स्किल कितना अच्छा है, इनके अंदर ह्यूमैनिटी है, मेरे साथ अच्छे से बात करते हैं, मुझे गाली नहीं देते हैं, मुझे अब्यूज नहीं करते हैं। लेकिन जब आप एक कांस्टेबल, सब इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर लेवल से बात करोगे तो आपको लगेगा कि ये कितने अब्यूजिव वर्ड हैं। वैसे ही आप आईआईटी के प्रोफेसर से जाओ, आईएम के प्रोफेसर से मिलो, तो आपको लगेगा कि वो कितने अच्छे लोग हैं। लेकिन वही आप प्राइमरी स्कूल में, गांव में टीचर को देखो तो गुटखा खा खा के पढ़ा रहे हैं, तंबाकू खा के पढ़ा रहे हैं, है ना। तो हम जैसे जैसे हायर लेवल पे जाते हैं वहां पे मैन पावर बेटर मिलता है, लेकिन लोअर लेवल पे आप देखोगे तो मैन पावर बेटर नहीं है। लेकिन हम किसके साथ डील करते हैं, लोअर लेवल के लोगों के साथ डील करते हैं, तो हमें लगता है कि यार ये लोग ठीक नहीं है, तो गवर्नमेंट का इंप्रेशन खराब जाता है। तो हमें हर एक लेवल पे कैपेसिटी बिल्डिंग करना चाहिए, नॉट जस्ट टॉप मोस्ट लेवल। तो ये भी एक फ्लॉ है हमारे गवर्नेंस मॉडल में। दूसरा, अंडर ट्रायल को हम समझते हैं। अंडर ट्रायल क्या होता है, से अभी मैंने कोई क्राइम किया, फॉर एग्जांपल मर्डर किया,
या इसको मैं दूसरे वे में आपको बताता हूँ। से अभी मैंने कोई क्राइम किया, मर्डर। सो अभी तो मैं एक्यूज्ड हूं, पुलिस मुझे अरेस्ट कर लेगी। पुलिस मुझे अरेस्ट कर लेगी क्योंकि मेरे ऊपर अभी एफआईआर फाइल हुआ है, फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट मेरे अगेंस्ट फाइल हुआ है और मैं एक्यूज हूं। अब पुलिस मेरे अगेंस्ट चार्ज शीट फाइल करेगी, फिर उसके बाद पुलिस मुझे कोर्ट में प्रेजेंट करेगी। कोर्ट में जब पुलिस प्रेजेंट करेगी तो पुलिस कहेगी कि इस पर्सन से क्वेश्चनिंग के लिए हमें थोड़ा और ज्यादा टाइम चाहिए। तो कोर्ट कहेगी कि ठीक है, आप इनको रिमांड पे रख लो। इसको हम कहते हैं जुडिशियल, सॉरी रिमांड अलग है। तो पुलिस हमें रिमांड पे रखेगी। उसके बाद पुलिस हमें फिर से कोर्ट में प्रेजेंट करेगी। तो कोर्ट को ऐसा लगेगा कि ये पर्सन को अगर ये बाहर चला जाता है तो ये एविडेंस को टेम्पर कर सकता है, ये विटनेस को डरा सकता है, विक्टिम को डरा सकता है। तो पुलिस कहेगी कि इनको हमें जेल में डालना है। ये कहेगा कि नहीं नहीं, मुझे जेल में नहीं रहना है, मुझे आप बेल पे रिलीज कर दो। ओके, जब ये जेल में चला जाता है तब उसको हम कहते हैं ये अंडर ट्रायल है। ओके, तो सबसे पहले मर्डर हुआ, एक्यूज के अगेंस्ट एफआईआर हुआ, वो अरेस्ट हुआ। जब वो अरेस्ट होता है तो उसको हम कहते हैं पुलिस कस्टडी। पुलिस कस्टडी मीन्स कोर्ट में प्रेजेंट करने से पहले और एफआईआर रजिस्टर करने के बाद, उसके बीच में जब हम जेल में रहते हैं तो वो पुलिस कस्टडी है। कोर्ट में हम गए, कोर्ट ने कहा कि ठीक है, इसको आप क्वेश्चनिंग के लिए रख सकते हो। तो कोर्ट जब हमें क्वेश्चनिंग के लिए रखता है तो उसको हम कहते हैं जुडिशियल कस्टडी। उसके बाद हमारा ट्रायल स्टार्ट होता है। एक मिनट है। पुलिस कोर्ट में प्रेजेंट करेगी। उसके बाद पुलिस कहेगी कि हमें और ज्यादा टाइम चाहिए इससे क्वेश्चनिंग के लिए। तो कोर्ट कहेगा कि ठीक है, आप इसको अब रिमांड पे ले सकते हो। उसके बाद पुलिस ने क्वेश्चनिंग किया और उसके बाद कोर्ट कहेगा कि ठीक है, केस वैलिड इसके ऊपर बनता है। तो अब हम ट्रायल स्टार्ट करेंगे। से ट्रायल हम स्टार्ट करेंगे, फॉर एग्जांपल 17 ऑफ मार्च से हम ट्रायल स्टार्ट करेंगे। तो कोर्ट के सामने जब प्रेजेंट हुआ और ट्रायल स्टार्ट करने का जो पीरियड है, उसके बीच में जब हम जेल में रहते हैं तो उसको हम कहते हैं जुडिशियल कस्टडी। उसके बाद ट्रायल स्टार्ट हुआ। अब कोर्ट कहेगी कि हमें क्या करना है, मैं यहां पर लिख देता हूं। जब ट्रायल स्टार्ट हुआ तो ये पर्सन को हम जेल में रख सकते हैं या इस पर्सन को हम बेल पे छोड़ सकते हैं। जेल पे हम इसलिए रखेंगे क्योंकि ये बाहर जाके विक्टिम को डरा सकता है। जेल में हम इसलिए रखेंगे कि विटनेस को परेशान कर सकता है, एविडेंस के साथ टैंपर कर सकता है। और बेल इसको हम दे देंगे क्योंकि ये कोई थ्रेट नहीं है, इसको हम बेल दे सकते हैं। जब हम बेल देते हैं तो बेल हमारा विदाउट कंडीशन होता है और बेल विथ कंडीशन होता है। जैसे हार्दिक पटेल के केस में है, गुजरात के लीडर हैं, उनको बेल दिया गया और कहा गया कि आप मेहसाना डिस्ट्रिक्ट में एंटर नहीं होंगे जब तक आपका केस खत्म नहीं होता। अमित शाह को बेल दिया गया सोहराबुद्दीन केस में और उनको कहा गया कि आप गुजरात में एंटर नहीं होंगे। तो बेल विथ कंडीशन, विदाउट कंडीशन मिलेगा। हमारा ट्रायल चल रहा होता है और तब हम जेल में होते हैं तो उसको कहा जाता है कि वो अंडर ट्रायल है। अब सपोज मैंने मर्डर किया और मर्डर के लिए मैक्सिमम पनिशमेंट है 10 ईयर का, लेकिन मेरा केस जो है वो 30 ईयर तक चल रहा है और मैं 30 ईयर तक अंडर ट्रायल हूं। जब मैं 30 ईयर तक अंडर ट्रायल हूं तो इस केस में मुझे मैक्सिमम पनिशमेंट मिल सकता है 10 ईयर का, लेकिन मैं 30 साल से जेल में हूं।
तो ऐसे अगर आप देखोगे तो इंडिया में 67% जो लोग जेल में हैं वो अंडर ट्रायल हैं। जितना उनका मैक्सिमम पनिशमेंट हो सकता है उससे ज्यादा का वो जेल टर्म बियर कर रहे हैं, तो ये अंडर ट्रायल है। यस ध्रुव, इन जुडिशियल कस्टडी दे कैन आस्क। नहीं पूछ सकता। नहीं तो रिमांड तो वही हुआ ना, कि रिमांड मतलब जैसे कि कोर्ट ने परमिशन दिया कि आप एक्यूज से क्वेश्चन पूछ सकते हो। तो रिमांड मांगी पर अच्छा पता नहीं, तो एक काम कर लूंगा, मैं भी चेक कर लूंगा, है ना। बट जहां तक मेरा अंडरस्टैंडिंग कहता है कि जुडिशियल कस्टडी कोर्ट ऐसे कहता है कि ठीक है आप इनको रख सकते हो, आप इनसे क्वेश्चनिंग कर सकते हो, लेकिन जो भी मतलब हमने कन्फेस किया है या जो भी हमने जेल में बोला है पुलिस के सामने वो वैलिड नहीं होता। जब तक हम मैजिस्ट्रेट के सामने कुछ बोलते नहीं है तब तक वो वैलिड नहीं होता। ठीक है, मैं चेक कर लूंगा, है ना। अब अंडर ट्रायल के अंदर आप देखो तो वर्ल्ड में 14th हमारा पॉपुलेशन है अंडर ट्रायल के केस में। 69% ऑफ पीपल इन आवर जेल वो अंडर ट्रायल है। दूसरा आप देखो 67% ऑफ पीपल जो अंडर ट्रायल है इंडिया के जेल में वो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, माइनॉरिटी कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं। उनका 10th स्टैंडर्ड भी पास नहीं हुआ है, उनका फैमिली इनकम 1 लाख से कम है, यानी ये पुअर सोशल इकोनॉमिक बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं और इनके पास इतना मनी नहीं है कि एक अच्छा लॉयर करके अपने आप को डिफेंड कर पाए। तो अंडर ट्रायल का प्रोपोर्शन हमारे जेल में इंक्रीज हो रहा है, वो भी एक चैलेंजिंग टास्क है हमारे लिए। देन केस का डिस्पोजल, ये भी प्रॉब्लमेटिक है। हमारा डिस्पोजेबल रेट केस का 28 एंड 55% है। 28 से 55% आप सुप्रीम कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट इन सबको कंसिडर करो तो विच मीन्स अगर 100 केसेस इसके पास आते हैं तो मिनिमम 28 केस डिस्पोज होता है, मैक्सिमम 55 केस डिस्पोज होता है, यानी 50% ही ये वर्क कर रहा है, तो बाकी के केसेस डिस्पोज नहीं होते हैं, तो इसका डिस्पोजेबल रेट वो भी बहुत कम है। हम अगर स्ट्रेंथ देखते हैं इसके अंदर तो आप देखो सुप्रीम कोर्ट के अंदर 23% वैकेंसी है, हाई कोर्ट के अंदर 38% वैकेंसी है और सबऑर्डिनेट कोर्ट में 20% वैकेंसी है। सो वैकेंसीज आप देखोगे तो ये भी बहुत ज्यादा है और कोर्ट हमारा अभी अंडर स्टाफ है। कौन से हाई कोर्ट में कितना वैकेंसीज है, तो आप 3 हाई कोर्ट को देखना। एक है कलकत्ता हाई कोर्ट जिसके अंदर वेस्ट बंगाल, जिसके अंदर अंडमान निकोबार आइलैंड आता है। दूसरा है पटना हाई कोर्ट, बिहार का हाई कोर्ट है। तेलंगाना हाई कोर्ट, इसमें जो वैकेंसीज है वो 50% से ज्यादा है। सो 57% तेलंगाना हाई कोर्ट, 51% पटना हाई कोर्ट एंड 50% कलकत्ता हाई कोर्ट। ये तीनों बिग हाई कोर्ट है। 50% से ज्यादा वैकेंसी है, यानी लेस देन 50% वहां पे जो सैंक्शन नंबर ऑफ जजेस है वो वर्क कर रहे हैं। आप छोटे हाई कोर्ट को देखो, गुवाहाटी हाई कोर्ट आसाम और दूसरे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के लिए, देन उसके बाद मणिपुर हाई कोर्ट, सिक्किम हाई कोर्ट एंड त्रिपुरा हाई कोर्ट, यहाँ पे 0% वैकेंसी है। जितना सैंक्शन स्ट्रेंथ है उतने जजेस वहां पे हैं। फिर आप इलाहाबाद हाई कोर्ट को देखो, यूपी का, इंडिया का सबसे पॉपुलस स्टेट। आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट 46%, दिल्ली हाई कोर्ट 48%, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट 43%, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट 41 एंड राजस्थान 42। तो जो बड़े बड़े हाई कोर्ट है वहां पे वैकेंसीज 50% 40% है, तो ये बहुत ज्यादा है। हमारे जुडिशरी में प्रॉब्लम क्या है? पहला प्रॉब्लम है कि जुडिशरी क्या रियली इंडिपेंडेंट है? एक मैं एग्जांपल आपको बताता हूँ। पी सत्यशिवम
सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस थे। तो चीफ जस्टिस जो सुप्रीम कोर्ट के होते हैं वो इंडिया के चीफ जस्टिस हो जाते हैं। तो ही वाज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इन 2014, रिटायर होते हैं। गवर्नमेंट उनको केरला की गवर्नर बना देती है। क्या न्यूट्रल है? एक सुप्रीम कोर्ट का जज जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, हाईएस्ट जुडिशियल पोजीशन ऑक्यूपाई कर रहा है, रिटायर होने के बाद गवर्नर बन जाता है। रंजन गोगोई सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस थे। वो जब वहां से रिटायर होते हैं तो उनको राज्यसभा का मेंबर बनाया जाता है। तो क्या जुडिशरी रियली इंडिपेंडेंस है? रियली इंडिपेंडेंट है। एक मैं कहीं पे आर्टिकल पढ़ रहा था, उसमें आर्टिकल ये था कि जब पी सत्यशिवम गवर्नरशिप उन्होंने लिया था तो हमें लगा कि जुडिशरी बहुत रॉक रॉक बॉटम पे चला गया है, इससे ज्यादा जुडिशरी गिर नहीं सकता। उसके बाद फिर रंजन गोगोई आते हैं तो जुडिशरी थोड़ा और गिरा। फिर हमें लगा कि इससे नीचे तो अब जुडिशरी क्या जाएगा। रंजन गोगोई का जो टेनियर था, नहीं, उसके बाद दीपक मिश्रा है। तो दीपक मिश्रा के टर्म पे लगा कि नहीं, अब कोर्ट गिर नहीं सकता। उसके बाद रंजन गोगोई का आया तो और जुडिशरी गिरा। और रंजन गोगोई का तो टेन्योर डार्क एक पीरियड है इंडियन जुडिशियल सिस्टम में। उनके अगेंस्ट सेक्सुअल हैरेसमेंट के चार्जेस लगते हैं और उसका हियरिंग भी वो खुद करते हैं। और खुद करने के बाद अपने आप को वो फ्री कर देते हैं कि नहीं नहीं, ऐसा कुछ चार्ज वार्ज नहीं है, ये सब जो है वो गलत है। मीन्स उन्होंने खुद इंडिपेंडेंटली इसका हियरिंग किया और हियरिंग करने के बाद अपने आप को उन्होंने फ्री किया। उसके बाद राज्यसभा के मेंबर बनते हैं। उसके बाद एक और थे, शायद अरुण मिश्रा उनका नाम था। जस्टिस बोबड़े भी थे, आई थिंक सो। जस्टिस बोबड़े के ऊपर तो चलो मतलब उतना एलिगेशन नहीं है जितना इनके ऊपर था। ये फिर अरुण मिश्रा के ऊपर है। ये अरुण मिश्रा अभी जो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट उसके जो चीफ बने हैं। तो वो आर्टिकल में ऐसा था कि हमें ऐसा लगता है कि जुडिशरी इससे नीचे नहीं गिर सकता, तो और ज्यादा वो नीचे फिर गिरता है। तो क्या जुडिशरी रियली इंडिपेंडेंट है? ये पहला क्वेश्चन हमें पूछना है। जजेस के अपने एस्पिरेशन होते हैं कि 65 ईयर की एज में जब रिटायर हो जाएंगे तब वो क्या करेंगे। उनको किसी कमीशन का मेंबर बनना है, उनको कहीं का गवर्नर बनना है, उनको कहीं का राज्यसभा बनना है। दूसरा, जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी का प्रॉब्लम है। जैसे अगर किसी जजेस से कोई गलती हो गया तो क्या उसको रिस्पॉन्सिबल होल्ड करेंगे? फॉर एग्जाम्पल, अभी किसी ने गलत कोरोना वायरस किसी को दे दिया, सॉरी गलत कोरोना वायरस का वैक्सीन किसी को दे दिया, रिस्पॉन्सिबल होगा, उसको हम पनिश करेंगे। पुलिस ने कस्टडी में किसी को टॉर्चर किया, उसका डेथ हो गया, पुलिस को पनिश करेंगे। टीचर ने कॉपी करने में किसी को हेल्प किया, उसको पनिश करेंगे। तो जज ने गलत जजमेंट दिया तो उसको क्यों नहीं पनिश करेंगे? कुछ वे आउट तो होना चाहिए, इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि पनिश कौन करेगा? कोर्ट। कोर्ट अपने आप को क्यों पनिश करेगा और वो अपने आप को खराब लाइट में क्यों दिखाएगा? तो जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी भी होना चाहिए। जुडिशियल अपने पावर को एक्सपांड कर रहा है। हमारे पास 3 ब्रांच है गवर्नमेंट के, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, जुडिशरी। तीनों के पास से 1/3 1/3 1/3 पावर है, लेकिन जुडिशरी अपने आप को एक्सपांड कर रहा है। तो से इसके पास हाफ पावर हो गया, इसके पास 1/4 पावर हो गया। तो जुडिशरी लेजिस्लेचर में इंटरफियर कर सकता है, जुडिशरी एग्जीक्यूटिव में इंटरफियर कर सकता है, तो वैसे वर्सा क्यों नहीं हो सकता? कोर्ट ऐसा थोड़ी है कि एक होली काऊ है जिसको हम कभी टच नहीं कर सकते हैं। कोर्ट ऐसा थोड़ी है कि एक फुल प्रूफ है जो कभी मिस्टेक कर ही नहीं सकता। तो हमें उसको भी तो रेगुलेट करना है ना। से आपको लगता है कि गवर्नमेंट ठीक से काम नहीं कर रही है, आप गवर्नमेंट को निकाल दोगे। पार्लियामेंट में, स्टेट लेजिस्लेचर में नो कॉन्फिडेंस मोशन आएगा। आपको लगता है आपका एमपी एमएलए काम नहीं कर रहा है, आप उनको वोट नहीं दोगे, किसी और को वोट करोगे। लेकिन आपको लगता है आपका जज काम नहीं कर रहा है, आपके पास क्या ऑप्शन है? कोई ऑप्शन नहीं है उसको बियर करने के अलावा। तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए। दूसरा, आप देखो कि आप छोटे से छोटे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में जाओ। लास्ट वीक मैं ट्रेन में ट्रेवल कर रहा था, तो उसमें जब मेरा डेस्टिनेशन आने वाला था तो वो टैबलेट लेके आए और उन्होंने मुझे बताया कि सर आप फीडबैक दे दो कि हमारा सर्विसेज कैसा लगा, हमारा फूड, हमारा हॉस्पिटैलिटी कैसे लगा। और बहुत सारे उसमें ये थे, हेड थे, और वहां पे उनको रेटिंग देना था, 1 स्टार 2 स्टार 5 स्टार उनको रेटिंग देना था। और लास्ट में कुछ स्पेसिफिक फीडबैक आपको लगता है तो आप लिख सकते हो। ऐसा कोर्ट के लिए नहीं है।
आप कोर्ट में कोई केस हुआ और आप वहां से सेटिस्फाई नहीं हो, आपको फीडबैक देना है, कहाँ कोई ऑप्शन है? आप उबर ओला का राइड लेते हो, अमेजोन वाला आपके घर पे डिलीवर करने आता है, वहां पे आपको फीडबैक देना है, बट कोर्ट में फीडबैक नहीं है। दूसरा, वैकेंसीज है, 50% से भी ज्यादा कहीं कहीं वैकेंसी है। तो इमेजिन करो कैसे चलता होगा कोर्ट। आप किसी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में देखो जहां 50% से ज्यादा वैकेंसी है और फिर हम उसको चला रहे हैं। जजेस का क्वालिटी भी है। दो तीन अगर अभी मैं आपको एग्जांपल बताऊं जजेस का, तो एक जज का एग्जांपल था कि पिकॉक और पीहन ये बर्थ कैसे देते हैं। तो पिकॉक रोता है तो उसके जो टीयर्स हैं वो पीहन के पास चला जाता है और फिर वो बर्थ देती है। ये एक राजस्थान हाई कोर्ट के जज ने कहा था और लोगों ने कहा कि मतलब क्या है, मतलब ऐसा भी हो सकता है। तो क्वालिटी ऑफ जजेस भी मैटर करता है। कभी कभी आप देखना कि जो लोग अभी हाईएस्ट पोजीशन में इंडिया में हैं, 60-65 ईयर के एज में है, वो रिक्रूट हुए हैं 1970s में, 1980s में। अभी टाइम बहुत चेंज हो गया है, बहुत रैपिडली चेंज हो रहा है और ये लोग एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं। और ऐसे में इनको मतलब उस पोजीशन पे रखना ये ठीक नहीं है। जैसे एक जज ने ऐसे कमेंट किया था कि जो होमोसेक्सुअल रिलेशन है वो एबनॉर्मल रिलेशन है, वो एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है। आप कैसे जज कर सकते हो? आपको ऐसा लगता है कि मतलब ये आपका व्यू है, लेकिन आप कोई एक इंडिविजुअल थोड़ी हो, आप एक कोर्ट को लीड कर रहे हो। अब सपोज करो कि मेरा कुछ भी व्यू है, लेकिन मैं जिस ऑर्गेनाइजेशन को लीड कर रहा हूँ मैं वो भी तो देखूंगा ना। लेकिन अगर मैं नॉर्मल पर्सन हूं तो मैं कुछ भी बोल सकता हूँ। तो यहाँ पे क्वालिटी ऑफ जज भी प्रॉब्लम है। और ये ज्यादा प्रॉब्लम होता है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो जज होते हैं उस पे ज्यादा इफेक्ट होता है। आपने अगर एक मूवी आई थी ये इसकी अरशद वारसी की मूवी आई थी, फिर उसका एक दूसरा भी अक्षय कुमार की, हाँ जॉली एलएलबी। तो उसमें जो जज का रोल करते हैं वो डिस्ट्रिक्ट जज होते हैं। तो डिस्ट्रिक्ट जज का आप देखना कि कंडीशन कैसा होता है। फिर डिले होता है, सबॉर्डिनेट जुडिशरी में स्ट्रेंथ कम है, और जुडिशरी एक्सपेंसिव प्रोसेस है। ऐसा नहीं है सबके बस की बात है केस लड़ना। अभी जैसे अगर मैं किसी को ऐसा कहूं कि मैं तेरे को कोर्ट में देख लूंगा, ये एक थ्रेट है, क्योंकि कोर्ट में मैं तुमको देख लूंगा, तुमको मैं परेशान कर दूंगा। और अभी हम क्या करते हैं कि जो हमारा प्रोसेस है उसी को हम पनिशमेंट की तरह यूज करते हैं। आवर प्रोसेस इज अ पनिशमेंट। मैं तेरे अगेंस्ट पुलिस कंप्लेन कर दूंगा, देखो कोर्ट में देख लूंगा, दिस इज थ्रेट, दिस इज पनिशमेंट। नहीं नहीं, आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट कर लेते हैं। कौन कोर्ट वोट के चक्कर में पड़ेगा? क्या क्या जुडिशरी में रिफॉर्म लेके आ सकते हैं? जहां पे सिविल केसेस है तो वहां पे आर्बिट्रेशन और मीडिएशन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट है और डिवोर्स का मैटर है, तो इसको मीडिएशन करके दो लोगों के बीच में डिस्प्यूट है, बातचीत करके सॉल्व कर सकते हैं। क्रिमिनल केसेस में नहीं कर सकते हैं आर्बिट्रेशन मीडिएशन, कि जैसे कि अच्छा इसने आपके एक रिलेटिव को मारा, एक काम करो आप भी इसके एक रिलेटिव को पिक कर दो, उसका मर्डर कर दो, ठीक है, जैसे आपको ठीक लगता है मर्डर करो, तलवार से मार के, डंडे से मार के, गोली से मार के, बिल्डिंग से धक्का देके। तो किस क्रिमिनल केसेस में नहीं हो सकता, बट सिविल केसेस में कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के बेंचेस इंडिया में अलग अलग जगह पे होना चाहिए। इसका भी एक इंटरेस्टिंग सा मैं केस बताता हूं आपको। दिल्ली है, दिल्ली में हमारा सुप्रीम कोर्ट है, से अभी मद्रास हाई कोर्ट है इन तमिलनाडु। मद्रास हाई कोर्ट का जजमेंट है, उस जजमेंट से मैं सेटिस्फाई नहीं हूं, मैं सुप्रीम कोर्ट में कंप्लेन करूंगा, सुप्रीम कोर्ट में अपील करूंगा, सॉरी। सुप्रीम कोर्ट का सीट कहां पे है? दिल्ली में सीट है। जब जब मेरा हियरिंग होगा मुझे वहां पे जाना पड़ेगा, विटनेस को भी जाना पड़ेगा। से मैं तो वहां पे जाऊंगा क्योंकि मुझे जस्टिस चाहिए। विटनेस बार बार क्यों जाएगा, वो अपना टाइम क्यों खराब करेगा? जब मैं बार बार दिल्ली जाऊंगा हियरिंग में, एक तो लाइफ का रिस्क है, कोई ट्रेन से धक्का दे सकता है, एक्सीडेंट कर सकता है। दूसरा, मुझे अपना, अगर मैं बिजनेस कर रहा हूं तो अपना शॉप बंद करके जाना पड़ेगा, अगर मैं जॉब कर रहा हूं तो जॉब से छुट्टी लेके जाना पड़ेगा, जाने में, रहने में, खाने में मनी स्पेंड होगा, तो रिसोर्सेस भी स्पेंड होंगे। से मद्रास हाईकोर्ट में कोई लॉयर मेरा केस फाइट कर रहा था और ये लास्ट
20 ईयर से मेरा केस फाइट कर रहा था, अभी दिल्ली सुप्रीम कोर्ट में गया, ये कहेगा कि नहीं नहीं मैं वहां पे नहीं जा पाऊंगा क्योंकि मेरे पास बहुत वर्क है, आप वहां जाके लेकिन नया लॉयर हायर कर लो। अब नए लॉयर को फिर से केस के डायनामिक्स मुझे समझाने पड़ेंगे। तो फर्स्ट तो ये है कि यहाँ पे रिस्क है, दूसरा ये है कि यहाँ पे रिसोर्सेस कंज्यूम हो रहा है, थर्ड ये है कि मुझे लॉयर हायर करना पड़ेगा, फोर्थ मद्रास हाईकोर्ट में जो पूरा हियरिंग हो रहा है तो वहां पे जो मेरा लॉयर है वो तमिल लैंग्वेज समझता है, तो मैं उसको पूरा तमिल में ब्रीफ करूंगा और वहां पे हियरिंग होगा तो मुझे थोड़ा बहुत समझ में आएगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में तो ये वहां पे जो लॉयर होगा इंग्लिश हिंदी समझता होगा, तमिल तो समझता नहीं होगा, तो एक लैंग्वेज का बैरियर भी आ जाता है वहां पे। इसीलिए आप सुप्रीम कोर्ट में देखोगे कि कौन से हाई कोर्ट से ज्यादा अपील होते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट में 4-5 हाई कोर्ट से ज्यादा अपील होता है। एक पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट, दूसरा है इलाहाबाद हाई कोर्ट जो उत्तर प्रदेश का हाई कोर्ट है, राजस्थान हाई कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में अराउंड 60% ऑफ अपील जो फाइल कर रहा है हो रहा है ये 4 स्टेट से ही फाइल हो रहा है, ये 4 हाई कोर्ट से ही फाइल हो रहा है। क्यों? क्योंकि ये दिल्ली के प्रोक्सिमिटी में है, वहां के लोगों को उतना इनकन्वीनियंस नहीं हो रहा है, लेकिन तमिलनाडु से, तेलंगाना से, मिजोरम से, अंडमान निकोबार आइलैंड से तो कितना इनकन्वीनियंस होगा। तो हमें क्या करना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट के बेंचेस रखने चाहिए। जैसे गुजरात हाईकोर्ट है, गुजरात हाईकोर्ट के प्रीमाइसेस में ही सुप्रीम कोर्ट का अहमदाबाद ब्रांच, बॉम्बे हाईकोर्ट है, बॉम्बे हाईकोर्ट के प्रीमाइसेस में सुप्रीम कोर्ट का मुंबई ब्रांच, वैसे ही अलग अलग जगह पे हम ब्रांच रखें। तो जिससे फायदा क्या होगा कि मद्रास हाईकोर्ट के अगेंस्ट अपील करना है तो सुप्रीम कोर्ट का चेन्नई बेंच वहां पे अपील कर दिया, तो ये सारे इनकन्वीनियंस से तो मैं बच जाऊंगा ना। तो इसको कहते हैं नेशनल कोर्ट ऑफ अपील हमारा होना चाहिए। तो अलग अलग जगह पे सुप्रीम कोर्ट के बेंचेस होने चाहिए। केसेस को हम क्लब करें जो सिमिलर केसेस हैं, फॉर एग्जांपल टैक्सेशन का डिस्प्यूट है, अच्छा ये 4-5 कंपनी का डिस्प्यूट है, सबको एक साथ हियरिंग करते हैं, अच्छा टैक्सेशन में ये वाला फॉर्मूला हमने लगा दिया, ऐसे हमें वर्क करना है, तो केसेस को क्लब करना है। हमें एक टाइमलाइन सेट करना चाहिए कि मर्डर का केसेस आया इतने दिन में सॉल्व होना चाहिए, किडनैपिंग का आया इतने दिन में होना चाहिए, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट है इतने दिन में होना चाहिए। अगर उससे ज्यादा टाइम लग रहा है तो जस्टिफिकेशन देना पड़ेगा कि अच्छा क्यों ज्यादा टाइम लग रहा है, क्या प्रॉब्लम है, अच्छा ये केस थोड़ा डिफरेंट है, ठीक है इससे ज्यादा टाइम लग रहा है। विटनेस का प्रोटेक्शन होना चाहिए। कितने केस में देखना कि विटनेस का मिस्टीरियस सर्कमस्टेंसेस में उनका डेथ हो जाता है, तो वो भी ठीक नहीं है। कोर्ट मीडिया से इन्फ्लुएंस ना हो, पॉपुलर ओपिनियन परसेप्शन से इन्फ्लुएंस ना हो। कल डिस्कवरी पे एक मैं सीरीज देख रहा था, वो सीरीज था साउथ अफ्रीका में एक ब्रिटिश सिटीजन है, वो हस्बैंड और वाइफ दोनों हनीमून के लिए गए थे और वहां पे वाइफ का मर्डर हो गया था, तो हनीमून डायरी करके उसका नाम है। तो उसमें जो डिफेंस के लॉयर होते हैं तो वो कहते हैं कि जो भी मेरे क्लाइंट होते हैं मैं हमेशा उनको ऐसा कहता हूं कि आप मीडिया को कुछ भी मत कहो, मीडिया किसी भी चीज को कैसे भी स्पिन कर सकता है। तो मीडिया का ट्रायल जो होता है वो एक्स डायरेक्शन में चलता है, मीडिया को पूरा फैक्ट पता नहीं होता है, मीडिया सेंसेशन फैलाता है। आप सुशांत सिंह राजपूत के केस में देखना कि केस कहां से कहां स्टार्ट होता है कि सबसे पहले स्टार्ट होता है सुशांत सिंह राजपूत को ड्रग दिया गया, दूसरा स्टार्ट होता है कि उसके ऊपर जादू किया गया है ना, मतलब जो रिया उनकी जो गर्लफ्रेंड थी उन्होंने उसके ऊपर जादू किया। उसके बाद आया कि कितना उनका पैसा जो है वो किसी और केस में गया और कोर्ट में गया तो कुछ भी स्टैंड नहीं करता है क्योंकि एविडेंस था नहीं। तो मीडिया का ट्रायल अलग जगह चलता है, कोर्ट का अलग जगह चलता है, तो कोर्ट को मीडिया से पॉपुलर ओपिनियन से कभी भी इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए। शबरीमला टेम्पल में 10 लाख लोग खड़े हो जाते हैं और वो कहते हैं कि हम फीमेल को एंटर नहीं होने देंगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट ये गलत है तो गलत है। फीमेल क्यों नहीं एंटर होगी टेम्पल में, आपको एंटर होने देना पड़ेगा, और अगर कोई एंटर नहीं होगा तो केरला गवर्नमेंट की, केरला पुलिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सो कोर्ट को टफ स्टैंड लेना पड़ेगा। अगर जजेस से डरे होंगे तो हमें जस्टिस कौन देगा? उनको पॉपुलर ओपिनियन से इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए और जजेस को पॉलिटिकल पोजीशन नहीं लेना चाहिए आफ्टर रिटायरमेंट। मेरे को ऐसा लगता है कि कुछ
जो पोजीशन है वो बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला पोजीशन है। तो हर जगह पे ग्रीड, लालच ठीक नहीं है कि मतलब रिटायरमेंट के बाद भी कुछ पोजीशन मिलना चाहिए। आप रिटायरमेंट के बाद आराम करो या कुछ और करो, बट पॉलिटिकल पोजीशन लेना तो फिर क्या होगा कि आपका जो 30-35 ईयर का करियर है वो पूरा डाउट में आ जाएगा। आपने किया होगा नहीं किया होगा अलग बात है, लेकिन पूरा डाउट में आ जाएगा। तो ऐसे इनको ध्यान रखना चाहिए। तो ये सारे जुडिशियल रिफॉर्म हम सजेस्ट कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट रिसेंट चेंजेस और रिसेंट रिफॉर्म्स इन जुडिशरी एंड जुडिशरी के बारे में। कुछ डाउट क्वेरी है तो आप पूछो, फिर सेकेंड टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे। सर यस सर अभी रंजन गोगोई जो फॉर्मर सीजे, उनका ये एक स्पीच थी, करप्शन इज एन ओल्ड एज सोसाइटी, करप्शन हैज बिकम एन एक्सेप्टेबल वे ऑफ लाइफ एंड जज डोंट फॉल फ्रॉम हेवन, ऐसा उन्होंने कहा था। तो सर वे तो ये कहना चाह रहे हैं कि करप्शन से मुक्त नहीं हो सकता जुडिशियल सिस्टम जो है, क्योंकि वे जो मतलब हेवन से नहीं आए हैं जज। सर ये तो एकदम सीधा सीधा सा ना डायरेक्ट जुडिशियल का वो नहीं है, जस्टिफिकेशन है। ये सर। हाँ, तो इसको हम क्रिटिसाइज कर सकते हैं कि ये गलत है। सर मतलब सर वैसे जुडिशरी को करप्शन से रिमूव करने के लिए क्या स्टेप हो सकते हैं? देखो, इसमें एक चीज है ना कि करप्शन के लिए आप कितने भी लॉज बना दो, वो तब तक इफेक्टिव नहीं होगा जब तक वहां पे जो लोग इन्वॉल्व हैं उनके अंदर वैल्यूज ना हो। तो एक तो हमें राइट जजेस को सिलेक्ट करना है। नंबर 2, उनका वर्किंग कंडीशन हमें ऐसे रखना है कि पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस से पूरा अलग हम रखें। थर्ड, ऐसा है कि रिटायरमेंट के बाद उनको कोई भी पोजीशन नहीं तो नहीं मिलेगा। तो ऐसे करके हम कुछ स्टेप्स ले सकते हैं, बट अल्टीमेटली सब कुछ डिपेंड करता है पर्सन जो वहां पे है। अगर वो पर्सन करप्ट है तो वो कुछ भी वे ढूंढेगा करप्ट करने का, और अगर वो पर्सन ऑनेस्ट है तो विदाउट एनी एक्सक्यूज वहां पे ऑनेस्टली वर्क करेगा वो। ओके सर, थैंक यू। Yep. और कुछ डाउट क्वेरी किसी को? ठीक है, तो हम नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं।